हाँ, इसमें हुकूमत को अगर जैसे अब रिव्यू पिटिशन दाखिल कर रहे हैं, वो दोबारा कह रहे हैं कि 1 महीने के बाद हम रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे, तो उस वक्त कंटेस्ट करना चाहिए था हुकूमत को जी। उस वक्त नहीं किया हुकूमत ने कंटेस्ट। अच्छा नहीं, अच्छा आप ये समझते हैं कि आपका ख्याल है मुबीन साहब कि ये मफाहमत का ऑर्डिनेंस था कि ये सिर्फ चंद लोगों को फ़ायदा पहुंचाने का ऑर्डिनेंस? देखिए, ये एक्चुअली मुशर्रफ साहब ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया था, इसका बैकग्राउंड ये था कि 11 साल तक मुकदमे चलते रहे और कोई फ़ैसला नहीं पहुंचा। उन्होंने बल्कि जब ये इशू किया ऑर्डर, उस वक्त भी उन्होंने ये कहा कि जनाब देखें, हमारे यहाँ की मुल्क की जो अदालतें हैं, सिस्टम इतना स्लो है, जजेस इतने कम हैं कि 11 साल में एक भी केस साबित नहीं हो पाया, जरदारी साहब पे भी और दूसरे लोगों पर भी। तो इस वजह से ये NRO इशू हुआ। इसमें जो केसेस हैं वो 1986 से शुरू हुए हैं, वो उसी से ये NRO बना भी है। जी हाँ, उसी से ये NRO। अब आप अंदाज़ा करें कि 1986 से लेकर 99 तक अगर किसी केस का फैसला नहीं होता है तो उसका क्या हाल है। ये एक फैसला नहीं होता। देखिए, ये तो मतलब ये कि एक हुआ, ये तो मतलब एक तशरीह जो आप कर रहे हैं, एक तशरीह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि मफाहमत का नहीं था। मैं इस पर पूछ रहा हूँ सवाल कि आपका क्या ख्याल है, बहसियत एक तज्जिया निगार के आप क्या समझते हैं कि वाकई मफाहमत का था कि नहीं था? नहीं, मेरे ख्याल से तो ये NRO जो है वो एक पॉलिटिकल विल थी इसमें उनकी, मुशर्रफ साहब की, कि मुल्क को आगे चलाएं। पीछे मुड़ के आप देखते रहेंगे तो आप 1947 से चले जाएं, आपको सब इस हम्माम में सब नंगे नज़र आएंगे। ऐसी बात नहीं है कि ये पीपल्स पार्टी के लोग हैं या MQM के लोग हैं, सब के सब तकरीबन 19-20 ही है मामला जो है ना। अच्छा शाहिद जमील, मतलब ये कि मैं दरअसल इसकी वजाहत मुबीन साहब नहीं कर सके। देखिए, मफाहमत तो वहाँ होती है कि जो पूरे एक माशरे को अपने साथ लेके चलती है। तो एक बहुत छोटा सा ग्रुप है जिसके वजह ये 8000 का ग्रुप है, 9000 लोग होंगे ज़्यादा, तो ये तो पूरे माशरे को रिप्रेजेंट नहीं करते ना। लेकिन सोसाइटी में जो और भी लोग हैं जिनके पास जो बेचारे मुकदमों में फंसे हुए हैं 15-15 साल से 20-20 साल से मुकदमे, उनका तो नाम नहीं आता। इसी वजह से उसको कहा गया कि इम्तियाजी कानून था। इस वजह से ये कानून में जहाँ मसावात और बराबरी की बात की जाती है, कानून के अंदर फंडामेंटल प्रिंसिपल है कानून का, वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। नतीजा इसमें जो बात आती है कि ये रेकन्सिलिएशन की भी बात की गई, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कोशिश थी मुशर्रफ साहब की कि किसी तरीके से जो नेक्स्ट इलेक्शन आ रहा है उसमें सब शरीक हो के कुछ सही मानों में बात आगे चले। तनाज़ा जो मगर सुनो, जब मैं आपको रोकूंगा जरा, वरना जुमला खत्म हो जाएगा। अच्छा प्लीज। तो नतीजा ये है कि जो मकसद था वो घूम गया, वो इस तरीके से, क्योंकि फिर डिमांड पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आई, तो वो डिमांड की वजह से फिर मुज़ाकरात के दरमियान वो ख़ास ग्रुप को एक डिमांड बनी कि उसको आप मुस्तस्ना करें। वो मुस्तस्ना हुई और फिर उन्होंने भी रिज़ाइन नहीं किया। ये लिखा हुआ है, इन एक्सचेंज फॉर द NRO वी रेसिप्रोकेटेड बाय नॉट रिजाइनिंग फ्रॉम द असेंबलीज ऑल्दो वी डिड नॉट वोट। ये बिल्कुल आप सही कर रही हैं, मगर सवाल ये है, तो ये खास ग्रुप की बात आ गई ना। अदलिया यही कह रही कि इसका फायदा सिर्फ एक खास ग्रुप को मिला है, बाकी लोग तो नहीं। तो देखो, इम्तियाजी है, लिहाजा नहीं, इम्तियाजी तो है, लेकिन सवाल ये होता है, आपने परवेज़ मुशर्रफ साहब का हवाला भी दिया, मुबीन साहब ने भी परवेज़ मुशर्रफ का हवाला दिया, और मैं ये समझता हूँ कि अगर ये NRO जो था ये कोई इतना सिंपल तो नहीं था, उसमें तो कई स्टेक होल्डर शामिल थे, मतलब इसमें तो फॉरेन कंट्रीज भी शामिल थी, है ना, अबू धाबी, लंदन, अमेरिका। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि क्या जिस वक्त ये NRO का दस्तखत हुए और उस पर एग्रीमेंट हुआ, तो एक बहुत बड़ा तबका ये कहता है जो मुशर्रफ साहब के भी खिलाफ नहीं है, ना किसी तौर पर अपने किसी और सियासी पार्टी के खिलाफ है, बल्कि वो ये कहते हैं कि उन्होंने तो कहा था कि बेनज़ीर भी नहीं आएंगी इलेक्शन के लिए और नवाज शरीफ भी नहीं आएंगे, लेकिन ये खुद ही वांटेड टू कंटिन्यू एज द प्रेसिडेंट। इज इट ट्रू कि एग्रीमेंट में ऐसा है? किताब में तो लिखा हुआ है, किताब में भी लिखा हुआ, एग्रीमेंट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी, लेकिन जाहिर है कि वो तो कानून है, कानून तो किसी के नाम नहीं लेगा। तो कानून के अंदर जो चीज़ था, लेकिन पॉलिटिकल तो हो सकता है ना। पॉलिटिकल तो था ना, पॉलिटिकल तो था, मगर दोनों तरफ से इसमें मफादात मौजूद है। सिर्फ ये कहना कि एक तरफ से वो गलत है, अंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ से मफादात हैं, वो पूरे ग्रुप के मफादात हैं। इस वजह से उन्होंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि सिर्फ एक खास ग्रुप, देखिए हमारी 100 यानी कि 16 करोड़ अवाम है, उसके अंदर आप इसके तकरीबन 10 या 20 या 40 हज़ार लोगों को आप फ़ायदा दे रहे हैं, तो वो तो इम्तियाजी सलूक हुआ, तो वो तो बात नहीं बनी। बाकी क्योंकि वो उस ग्रुप में नहीं है, तो वो सड़ रहा है आपके जेलों में, वो सड़ रहा है पुलिस लॉकअप में, वो जलील हो रहा है तमाम, तो उसका भी तो हक बनता है। अगर आपने इनको मुस्तस्ना किया तो आप सबको अक्रॉस द बोर्ड करें। अच्छा मुबीन साहब, ये बताइए कि अब क्या ये समझते हैं कि लोग कहते हैं कि दो इसके तरीके हैं NRO के बाद जब ये तफसीली फैसला है, एक तो ये कि अखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ऐसे लोगों को जिनके बारे में ये केसेस दोबारा खुल गए, उनको अपने अपने ओहदों से रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्या ख्याल है आपका?
देखें, अगर रिज़ाइन कर दें तो पूरी कैबिनेट ही मेरे ख्याल से इन्वॉल्व है, 6-7 मिनिस्टर्स तो इन्वॉल्व हैं। तो बजाय इसके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये है कि जरदारी साहब भी या मिनिस्टर्स भी अपने आप को कोर्ट में पेश करें और वहाँ से बरी हो जाएं। ये बेहतर तरीक़ा है। जैसे 11 साल से केस चल रहे थे, 11 साल उन्होंने सज़ा काटी जेल में, और उतनी सज़ा तो वो काट चुके हैं जितनी इन केसों में होगी मेरे ख्याल से। नहीं इन केस से नहीं तो हम नहीं कह सकते, अगर फर्ज करें। नहीं, मेरा ख्याल है नहीं, मेरी तजवीज़ और होगी कि देखिए कुछ ऐसे हसास मिनिस्ट्रीज हैं जिनका ताल्लुक इस इन्वेस्टिगेशन है जी, इसमें कानून है, इसमें इंटीरियर है, इसमें आपके सूबाई होम डिपार्टमेंट से जो पुलिस और नतीजा ये है कि उन मिनिस्ट्रीज़ में जो इस वक्त मिनिस्टर्स बैठे हैं जिनके ख़िलाफ़ अगर केस आई है, तो मैं सोचती हूँ कि सबसे बेहतरीन तरीका, सियासी तरीका होगा कि उनको दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में डाल दें और इन मिनिस्ट्रीज़ में वो लोगों को ला कर आएँ जो इनके इसमें नहीं है। मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेरी प्लॉजिबल सजेशन यू हैव गिवन टू द गवर्नमेंट। और मेरा ख्याल है कि बिफोर वी डिस्कस, हाँ, तो मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ख्वातीन हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और शाहिद जमील का ये जुमला मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए बिल्कुल एक राह दिखाता है कि वो सारे मिनिस्टर्स कि जो एक बड़ी सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे हुए हैं और जिनके बारे में एनआर में खुल के बात की गई है, मेरा ख्याल है कि वो या तो रिज़ाइन तो करेंगे नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि इक़्तिदार में जब लोग चिमट जाते हैं तो इक़्तिदार से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उनको दूसरी मिनिस्ट्री दे दें जो बड़ी मतलब लो प्रोफाइल की मिनिस्ट्री हो, तो उससे ज़ाहिर है कि एक तो इमेज भी बेहतर होगा हुकूमत का भी, और कम अज़ कम ये है कि ये भी मतलब ज़ाहिर होगा कि अदलिया का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद किया जा रहा है। हमारी गुफ्तगू का मौजू यही है, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वक्त के बाद दोबारा हम खैरमकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एनआरओ का तफसीली फ़ैसला आ गया है। अब इस फ़ैसले के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है कि साहब के किस तरीके से सुई बैंक में जो पैसे हैं $6 मिलियन वो कैसे $60 मिलियन वो कैसे पाकिस्तान में लाए जाएंगे। फिर सारे इशारे जो हैं वो जरदारी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जो 248 सेक्शन है आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, उसके तहत सदर जरदारी पर किसी किस्म की आँच हम समझते हैं नहीं आएगी, लेकिन बहरहाल एक बहरान है। मुबीन साहब, ये बताइए कि क्या इस तफसीली फैसले के बाद एक बहरान पैदा हो रहा है पाकिस्तान की सियासत?